आप मुझे ये बताइए कि एक तो लोन कितने प्रकार के होते हैं? जैसे होते हैं ना प्रॉपर्टी लोन। मुख्यतः तो दो तरह के लोन होते हैं, ठीक है। तीन तरह के आप कह सकते हो, रिटेल, एमएसएमई और एग्रीकल्चर। थोड़ा बताइए तो इनके बारे में। रिटेल में जैसे पर्सनल लोन है, हम्म। कार लोन है, हम्म। हाउसिंग लोन है, अगेंस्ट प्रॉपर्टी है इत्यादि, ये सब रिटेल लोन में आते हैं। कृषि ऋण जो होता है वो हमारे कृषकों के लिए, अच्छा। फार्मर्स। तो इसमें मतलब किसान से रिलेटेड किसी चीज पे भी दे सकते हैं या फिर कुछ चुनिंदा चीजें होती हैं? नहीं, अब जैसे केसीसी है, हम्म। किसान क्रेडिट कार्ड जिसे बोला जाता हम्म। है, तो वो हम किसान की फसल को पालने के लिए दिया जाता है मुख्यतः तो। हम्म। और ये 3 लाख तक तो ये समझ लो कि ये एक सुविधा है, अच्छा। लोन नहीं है। लोन नहीं है। 3 लाख तक, चूंकि 7% बैंक जो है आपसे चार्ज करेगा, हम्म। लेकिन अगर वो आपने जैसे 364वें दिन भी वो लोन पूरा आपने चुका दिया तो हम्म। 3% की छूट आती है, अच्छा, उसमें भी। जिसको सबवेंशन बोला जाता जी, है। जो किसान होते हैं बड़े बड़े वो तो इस चीज का फायदा उठा लेते हैं। जो छोटे किसान हैं जिनको पता नहीं है वो नहीं पहुंच पाते हैं। हेलो गाइस, आपका स्वागत है बुलंदशहर के पहले पॉडकास्ट चैनल में जिसका नाम है सम्राट द एपिक पॉडकास्ट। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक के मैनेजर और पीएनबी जॉइंट फोरम आरआरबीज के राष्ट्रीय महासचिव मिस्टर दुष्यंत चौधरी। सर, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पहला आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। आप बैंक के अलावा बैंक में क्या पोस्ट है आपकी और उसके अलावा क्या क्या चीजें हैं? मेरा नाम दुष्यंत चौधरी है। जी। मैं प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक में मैनेजर के पद पे कार्यरत हूँ। जी हाँ। और ये वो बैंक है जो 2 अक्टूबर 1975 को, जब ग्रामीण बैंकों की, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई थी, जी। तो उनमें से एक ये, जब इसका प्रायोजक बैंक सिंडिकेट बैंक हुआ करता था, तो प्रथमा बैंक के नाम से मुरादाबाद में इसका हेड ऑफिस है। जी। ये 2 अक्टूबर 1975 को शुरू हुआ था, सबसे पुराना ग्रामीण बैंक है। और जॉइंट फोरम ऑफ पीएनबी स्पॉन्सर्ड आरआरबी यूनियंस का मैं महासचिव हूँ। इसका मतलब है जितने भी हमारे जो पीएनबी द्वारा स्पॉन्सर्ड किए गए ग्रामीण बैंक हैं वो 9 राज्यों में हैं। तो उनकी जो क्लरिकल और ऑफिसर्स यूनियन का जॉइंट का मैं महासचिव हूँ। जी। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ जैसे प्रथमा ग्रामीण जो बैंक है और शहर के जो बैंक है ये थोड़ा सा नाम में कंफ्यूजन, हम तो सीधा सीधा बोल देते हैं कि पीएनबी है। तो इनमें कुछ डिफरेंस है शहर के बैंक में और गांव के इनमें या फिर सब चीजें नॉर्मल है? सब कुछ एट पार है, अच्छा अच्छा अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ सेम है। जो ग्रामीण बैंक है, बैंकिंग की वही सुविधाएं ग्रामीण बैंक देता है, वही सुविधाएं शहर का बैंक देता है। अच्छा अच्छा। और ऐसा नहीं है, पंजाब नेशनल बैंक की भी शाखाएं ग्रामीण क्षेत्र में हैं। इसको ग्रामीण बैंक इसलिए नाम दिया गया क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अच्छा। आर्थिक मुख्य धारा से जोड़ने के लिए बनाए गए बैंक थे। बनाएगा। तो ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी बाहुल्यता है, अच्छा अच्छा क्योंकि अच्छा। इनका लक्ष्य ही ग्रामीण बैंक के जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं उनको बैंकिंग प्रोवाइड करना था। अच्छा अच्छा इसलिए अच्छा। इनका नाम खाली ग्रामीण बैंक ग्रामीण है। बैंक अब रखा। जैसे मेरा नाम दुष्यंत चौधरी है, तो हाँ, ये सरनेम एक तरह से हो गया, सरनेम हो जैसे गया। मेरा सरनेम चौधरी है, जी जी जी। तो इनका एक तरह से आप ये सरनेम कह सकते हैं। जी। उसका पंजाब नेशनल बैंक है, इनका प्रथमा यूपी प्रार्थना ग्रामीण यूपी बैंक। क्या? तो जैसे बैंक की जो पोस्ट होती है इसमें मैनेजर की हो गई, इसके ऊपर पोस्टों के बारे में बताइए थोड़ा, क्या क्या पोस्ट होती है, कैसे क्या प्रमोशन होते हैं? बैंक में जो पीओ बोला जाता है, हाँ हाँ। प्रोविजनिंग ऑफिसर, हम्म। वो पैदाइशी मैनेजर होता अच्छा, स्टार्टिंग से ही। है। स्टार्टिंग से उसको असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट भी बोला जाता है। अच्छा 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 अच्छा। तो मैं पीओ भर्ती हुआ था बैंक में। हम्म। असिस्टेंट मैनेजर के बाद पोस्ट आती है मैनेजर, हम्म। जो अभी मैं फिलहाल हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। असिस्टेंट मैनेजर को स्केल 1 बोला जाता है, मैनेजर को स्केल 2, फिर उसके बाद सीनियर मैनेजर। हम्म। मतलब आप मैनेजर भर्ती हुए तो लास्ट तक आप मैनेजर रहोगे, मैनेजर। लेकिन उसकी पोस्ट जैसे फिर सीनियर मैनेजर हो गया स्केल 3, हम्म। स्केल 4 हो गया चीफ मैनेजर, मुख्य प्रबंधक, स्केल 5 हो गया असिस्टेंट जनरल मैनेजर, हम्म। फिर जीएम, हम्म। मतलब डीजीएम, इस तरीका से चेयरमैन, चलती चली मतलब जाती है। वही है। आप मुझे ये बताइए कि एक तो लोन कितने प्रकार के होते हैं? जैसे होते हैं ना प्रॉपर्टी लोन। मुख्यतः तो दो तरह के लोन होते हैं, ठीक है। तीन तरह के आप कह सकते हो, रिटेल, एमएसएमई और एग्रीकल्चर।
थोड़ा बताइए तो इनके बारे में। रिटेल में जैसे पर्सनल लोन है, हम्म कार लोन है, हम्म हाउसिंग लोन है, अगेंस्ट प्रॉपर्टी है इत्यादि, ये सब रिटेल लोन में आते ठीक हैं। है। एमएसएमई जो है हमारा लघु और मध्यम वर्ग के जो बिजनेसमैन होते हैं, जो जैसे कि उद्यमी होते हैं, उनके लिए आता है। जो जैसे कोई काम करना चाह रहा है, हम्म अपना मान लो किसी ने कोई छोटा सा बिजनेस खोला, हम्म जैसे लोहे की कील बनाने का ही बिजनेस ठीक है। खोला उसने, तो उसकी मशीनरी के लिए प्लस जो वो रॉ मटेरियल लाएगा, हम्म और जब तक उसको वो फाइनल गुड्स में कन्वर्टेड करेगा, हम्म उसको कन्वर्ट करेगा फाइनल गुड्स में, जैसे हम्म मान लो वो लोहा लेके आया, हम्म तो लोहे से वो क्या करेगा कि उसकी कील बनाएगा, हम्म तो कील का लेबर चार्ज भी है, उसका मशीनरी का चार्ज भी है। जब उसको फाइनल वो कील बनाने तक का जो उसका खर्चा होता है, उसके लिए बैंक एक कैश क्रेडिट लिमिट देता है। हम्म मशीनरी खरीदने के लिए टर्म लोन देगा, हम्म उसके लिए कैश क्रेडिट। इसको हम एमएसएमई ऋण बोलते हैं। हम्म कोई भी बिजनेस करने के लिए, अब जैसे बड़ा बिजनेस है थोड़ा सा मध्यम वर्ग का, हम्म कोई आटा मिल हो गई, हम्म तो आटा चक्की खरीदने के लिए, उसकी मोटर खरीदने के लिए, उसका जो गेहूं खरीदने के लिए, धान खरीदने के लिए, जब तक वो फाइनल पैकेज तक ले जाएगा उसको, तो रॉ मटेरियल से फाइनल पैकेज तक का जो खर्चा है लमसम, हम्म उसका हम उससे वो लेते हैं एक एस्टीमेट। अच्छा। उसके आधार पे हम उसको सीसी लिमिट देते हैं। सीसी लिमिट आपने सुना होगा। और तीसरा अभी आपने। हाँ। कृषि ऋण, अच्छा सबसे इम्पोर्टेंट जो केसीसी, अच्छा 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 जिससे इंस्पायर होके ही मैं ग्रामीण बैंक की तरफ आया, अच्छा अच्छा क्योंकि अच्छा मेरे पिताजी खुद किसान खुश हैं। ना बिल्कुल। तो कृषि ऋण जो होता है वो हमारे कृषकों के लिए, अच्छा। फार्मर्स। तो इसमें मतलब किसान से रिलेटेड किसी चीज पे भी दे सकते हैं या फिर कुछ चुनिंदा चीजें होती हैं। नहीं, अब जैसे केसीसी है, हम्म किसान क्रेडिट कार्ड जिसे बोला जाता हम्म है, तो वो हम किसान की फसल को पालने के लिए दिया जाता है मुख्यतः। हम्म, और ये 3 लाख तक तो ये समझ लो कि ये एक सुविधा है, अच्छा। लोन नहीं है। लोन नहीं है। 3 लाख तक, चूंकि 7% बैंक जो है आपसे चार्ज करेगा, हम्म लेकिन अगर वो आपने जैसे 364वें दिन भी वो लोन पूरा आपने चुका दिया, तो हम्म 3% की छूट आती है, अच्छा उसमें भी। जिसको सबवेंशन बोला जाता जी। है बैंकिंग टर्म में। हम्म छूट आती है, वो मार्च में आती है। अच्छा। तो आप पे खाली 4% के हिसाब से लोन रह गया, वो भी सालाना। सालाना। तो 3 लाख पे 12,000 आपको इंटरेस्ट पे करना अच्छा एक यार, साल में। फिर तो तो बहुत इतनी अच्छा। अच्छी सुविधा बहुत है वो अच्छी सुविधा है। किसानों के लिए। उसके ऊपर थोड़ा इंटरेस्ट फिर बढ़ जाता है। मान लो किसी ने 5 लाख लोन लिया, तो 3 लाख पे 7% लगेगा, ऊपर का जो 2 है उस पे 11.5%। 11.5। और किसानों के लिए डेयरी लोन किसानों के लिए है, हम्म ट्रैक्टर लोन किसानों के लिए है, काफी ट्रैक्टर भी फैसिलिटीज है। फाइनेंस करते हैं। हाँ, जो किसान होते हैं बड़े बड़े वो तो इस चीज का फायदा उठा लेते हैं। जो छोटे किसान हैं जिनको पता नहीं है वो नहीं पहुंच पाते हैं। नहीं, वैसे अब ये गांव में सबको पता है, अच्छा। केसीसी तो सबको पता है, किसानों को भी पता है, उनके बच्चों को भी पता है, उनकी मिसेज को भी पता है, बेटियों को भी पता है, सबको पता तो है। ये केसीसी जो लोन अप्लाई हुआ था शुरू से चलता रहा या फिर ये कब से आया है। ये 2000 के आसपास में, सन 2000 के आसपास शुरू हुआ था केसीसी केसीसी। काफी पुराना आंकड़ा। और ये गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया था। हम्म फसल के लिए बीज, हम्म खाद, हम्म उसकी जुताई, हम्म बुवाई, हम्म पानी लगाना, जो हमारा बोने से लेके कटाई और बेचने तक का खर्चा है, हम्म उसके लिए एक लिमिट निर्धारित की गई। हम्म गेहूं के लिए वो अलग है, गन्ने के लिए अलग है, आलू के लिए अलग है। उसको बोला जाता है स्केल ऑफ फाइनेंस, अच्छा। कि हमारा गन्ने में पौधा में कितना खर्चा आ जाएगा, हम्म बोने में, हम्म गेहूं में हमारा कितना खर्चा आ जाएगा। हम्म तो उसके हिसाब से एक लिमिट निर्धारित की गई थी पर हेक्टेयर के, 1 हेक्टेयर में इतना खर्चा आ जाएगा, तो इसे हम केसीसी इतने रुपए का दे देंगे। हम्म। लोन लेने के बाद सरकार रिकवरी कैसे करती है और किस हद तक जा सकती है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो लोन होता है हम्म वो किसी ना किसी उद्देश्य के लिए दिया जाता है। हम्म उद्देश्य विहीन जो आदमी आता है लोन लेने, उसको तो सबसे पहले बैंक मना ही करता ये अब है। जस्टिफाइड। जैसे हम्म आप आपका क्वेश्चन यही तो है कि हम जाते हैं बैंक में लोन लेने तो मना कर देते मना हैं कर या देना ऐसे। हाँ। तो कभी कभी क्या होता है कि कोई आदमी आता है कि साहब लोन चाहिए। हम्म कि क्यों चाहिए? कि भैंस के लिए चाहिए। अच्छा।
कि अच्छा भैंस खरीदने के लिए तो भैंस कैसे कैसे पालोगे, तुमने कभी पाली है? तो वो जैसे अटकेगा तो बोलेगा साहब और किसी के लिए दे दो, सही बात है। और किसी के लिए दे दो। तो इसका मतलब उसका उद्देश्य नहीं है, नहीं उसका है, उद्देश्य है कि खाली मुझे बैंक से पैसा पैसा लेना लेना। है और वापस वो देना नहीं है। हुँ, और बैंक जब लोन अपने उद्देश्य के लिए देगा, हाँ, उसे काम करवाएगा, हुँ, तो फिर उसकी चुकौती भी हो। चुकौती, रिकवरी। समस्याएं तभी आती हैं जब हम लक्ष्य विहीन लोगों को लोन दे देते हैं हुँ, और वो फिर लोन समय पे नहीं नहीं आता। जमा कर पाते। अच्छा, ये जो लोन आप इसको जस्टिफ़ाई कैसे करते हो? आप घर पे भी जाते हो या फिर ऑन द स्पॉट ही पता कर लेते हो कि भाई इसको कई बार नहीं, आदमी। घर पे जाना तो अत्यंत आवश्यक अच्छा, अच्छा तो है। उसकी पृष्ठभूमि हमें पता नहीं चल पाएगी। हुँ, मान लो कोई भी आदमी आया तो उसका जो फील्ड विजिट है, फील्ड विजिट बोलते हैं हुँ, बैंक टर्म में, क्षेत्र हुँ, भ्रमण, हुँ, 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 वो तो अत्यंत आवश्यक है। वो आदमी वाकई वहां पे रहता है कि नहीं रहता है, और सबसे जरूरी ये है कि उस आदमी की अनुपस्थिति में आप वहां पे जाइए, हाँ, बगल के लोगों से ताकि पूछिए। रियल पता पड़ पाए। गांव में तो आप एक कोने पे किसी से पूछोगे तो वो ये भी बता देगा साहब इसके 3 बेटे हैं, एक बेटा सिगरेट पीता है, एक भांग पीता है, और इसके इतनी जमीन है। वो चाहे कितनी भी आपसे अपनी तारीफें कर जाए, लेकिन गांव में अगर उसकी तारीफ होगी तो तारीफ आपको सुनने को मिल जाएगी, बुराई और होगी उसकी तो बुराई होगी तो बुराई। तो क्षेत्र भ्रमण बहुत जरूरी है, जिससे आपका एक ना माइंड मेकअप हो जाता है कि ये आदमी है किस है तरह किसका। का। अच्छा, इसमें क्या-क्या चीज़ आप देखते हो? प्रॉपर्टी या फिर और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे लोन अलग-अलग कैटेगरी के होते हैं। लोन, अब मान लो जैसे कोई पर्सनल लोन लेने आया, हुँ, व्यक्तिगत ऋण जिसे बोलते हुँ, हैं, तो व्यक्तिगत ऋण जो होता है वो ज्यादातर सैलरीड क्लास के लिए होता है। हुँ, सैलरीड क्लास जो पर्सन, तो उनकी सैलरी हमारे यहाँ आनी चाहिए, हमारे यहाँ के खाते में आनी हुई चाहिए। अ, उसके लिए हमें प्रॉपर्टी की कोई आवश्यकता नहीं है। जॉब डिपेंड करती है सरकारी या प्राइवेट? नहीं, प्राइवेट भी है, लेकिन प्राइवेट में फिर नामी ग्रामी कंपनीज होनी चाहिए, अ, जो रेपुटेड कंपनीज हैं वो होनी चाहिए, उनमें वो नौकरी करता हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आज वो कहीं पे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है, वहां से तनख्वाह आ रही है, कल को उसकी नौकरी छूट गई तो हुँ, हम कहाँ से लोन पटाएंगे हाँ, उसमें। तो प्रॉपर्टी की उस लोन में कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे डेयरी का लोन है, भैंस के लिए लोन है, तो वहां पे हम उसको लाइव स्टॉक को ही बंधक करते हैं। अच्छा, भाई भैंस का है, उसी का इंश्योरेंस कराते हैं, उसी का हाइपोथिकेशन करते हैं। तो जहां वो जैसे हाउसिंग लोन लेगा तो फिर उसकी प्रॉपर्टी हम बंधक करेंगे, फिर हम प्रॉपर्टी चेक करेंगे। अगेंस्ट प्रॉपर्टी लोन होता है जो घर को गिरवी रख के लोन लेगा, अच्छा, तो वहां पे हम प्रॉपर्टी चेक करेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह का लोन ले रहा है हमसे, हुँ, उसी के अकॉर्डिंग हम उसका जो है अध्ययन करेंगे कि ये क्या क्या हमारी रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट है। जैसा आपने अभी लोन का बताया था कि जैसा आपने देखा मेट्रो पे, एयरपोर्ट पे, कॉलिंग पे, ये कार्ड का सिस्टम क्या है? मतलब जैसे शहर में तो कार्ड बनते हैं, मैं स्टेशन पर सर कार्ड ले लो या कॉल आएँगी। तो पहले तो ये बताइए ये ग्रामीण बैंकों में सुविधा है और है या नहीं है? और इसका थोड़ी फ्रॉड के बारे में बताओ क्योंकि मुझे मोस्टली फ्रॉड लगता है। हमारे बैंक में अभी क्रेडिट कार्ड की सुविधा नहीं है, ठीक है। लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है कि क्रेडिट कार्ड के बारे में जो कॉल्स आते हैं हुँ, उनमें मुश्किल से 2% ठीक होते हैं, अच्छा। बाकी 98% फेक। उसमें वो क्या करेंगे, आपसे बात करेंगे, आपका ये क्रेडिट कार्ड के लिए ये सेलेक्ट हो गया है, आपका नंबर आ गया है, आपका लॉटरी में ये कार्ड मिला है, आपको कोई खर्चा नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। और फिर आप अगर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट दिखाने लगेंगे तो हुँ, वो आपको बात करते करते ही लिंक एक शेयर कर देंगे अच्छा, कि इस लिंक पे आप क्लिक करके खाली अपना बायोडाटा भर दो। भर और दो। आपने उस लिंक पे क्लिक किया नहीं, हाँ, आपकी जो इंफॉर्मेशन है फाइनेंशियली, जो अच्छा, आपके फोन में है, हाँ, जो उस नंबर से रिलेटेड है, हुँ, वो उनके पास में पहुंच जाती है। पूरी की फिर पूरी। वो उससे जितने आपके उसमें पैसे होंगे आपसे बात करते करते ही साफ करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो एक तो ये है, मेरा सभी को संदेश ये है कि ऐसे किसी भी अनवांटेड लिंक पे हुँ, कॉल ना करें, हुँ, मतलब क्लिक ना करें। क्लिक ना करें। उससे क्या है कि आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड होने की संभावना बढ़ जाती है। अच्छा, बैंक किस तरह से जेन्युइन कार्ड अप्लाई करते हैं?
नहीं, ऐसा नहीं, मैं बताया तो कि 2% कॉल उनमें से जेन्युइन भी होती है। अच्छा, जैसे आपके बैंक के कार्ड बनते हैं तो उनमें मैंने देखा है कि वो पहले ना बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें बताएँगे, उसके नेगेटिव पॉइंट नहीं बताते हैं कार्ड के। तो वो वो एक थोड़ी-सी तरह से अंदर ये है कि अंदर की जानकारी अब दो। आप ये देखो कि कोई भी पान मसाला का ऐड आता कि ये मुंह में रजनीगंधा, कदमों में दुनिया, विमल पान मसाला, और फिर हाँ, वो लास्ट में क्या बोलता है, पंचवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, थोड़ा मतलब बहुत फास्ट जल्दी वो बोल देता है उसको नेगेटिव पॉइंट जो है। हुँ। तो ये तो हर एक उसका है कि हम जो है हम उसके प्लस पॉइंट सामने रखेंगे, नेगेटिव पॉइंट को हम पीछे रखेंगे। अच्छा ये तो कहीं उनको वो बताते तो हैं, हाँ। लेकिन वो इतने पॉजिटिव पॉइंट बता देते हैं कि ग्राहक उन नेगेटिव पॉइंट्स को नहीं समझ पा। मैंने बहुत केस ऐसे देखे हैं हमारे यहाँ जो लोन लेने आते हैं, हुँ, जिन्होंने क्रेडिट कार्ड लिया हुँ, और उन पे ज़रूरत से ज़्यादा, मतलब जितना उन्हें बताया गया था उससे ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया, हुँ, उन्होंने वो पे नहीं किया, हुँ। और बाद में फिर वो बैंक ने ओटीएस कर दिया या राइट ऑफ कर दिया, तो उनसे उनकी सिबिल ओटीएस खराब हो मतलब? गई। वन टाइम सेटलमेंट होता है, अच्छा, अच्छा, अच्छा। एक मुश्त समझौता। अच्छा, अच्छा, अच्छा। आप का जो लोन है अगर वो एनपीए कैटेगरी में चला गया, नॉन परफॉर्मिंग में, हुँ, नॉन परफॉर्मिंग बोला जाता है हुँ। ऐसी एसेट जो परफॉर्म नहीं कर रही है, जो आपको अर्निंग नहीं दे रही नहीं है, दे रही है। आपकी ऐसी कोई भी संपत्ति जो आपको अर्निंग नहीं दे रही है, तो वो नॉन परफॉर्मिंग नॉन कहलाती है। हुँ, तो जैसे आपका लोन नॉन परफॉर्मिंग हो गया तो उसको बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, हुँ, वो एक सुविधा ये देता है कि आप इसको एक बार में पेमेंट करो इतना, हुँ। तो हम आपको मुक्ति दे देंगे। मुक्ति दे देंगे। उसमें वो अमाउंट जो होता है वो कम होता है, कभी कभी तो वो मूलधन से भी कम चला जाता है, अच्छा जो जी। आपका प्रिंसिपल अमाउंट है उससे भी कम चला जाता है। वो होता है ओटीएस। हुँ, उससे क्या होता है कि आपकी सिबिल जो है, क्रेडिट रिपोर्ट जो है, इतनी बुरी तरह से प्रभावित होती है कि आप शायद आजीवन कोई लोन ना ले ना पाए। ले पाएँ। तो गाइज़ आप भी थोड़ा-सा देखें क्योंकि उतनी नीड नहीं है और मेरा मानना ये है कि अगर आपको कार्ड लेना है तो आप सीधा बैंक जाइए। बैंक जाइए कोई फिजिकली, कॉल-वॉल पे भरोसा किए ही मत। आराम से जाओ, सीधे बैंक में बात करो, बात या खत्म। फिर बैंकिंग प्रोफेशनल अगर आपका जानने वाला है, वो आपको लिंक शेयर करता है, हाँ, तो नो वही डाउट आप मतलब करिए। जो भरोसे की चीज़ है, हाँ, ना कि किसी ऐसी अननेसेसरी कॉल पे आप बिलीव करें। तो क्योंकि जी। जो प्राइवेट बैंक्स हैं वो तो बिना फिजिकली जाए आजकल सारी तरह के लोन हुँ, अप्रूव्ड कर रहे हैं, हुँ। और हमारा बैंक भी इस तरफ अग्रसर है। अच्छा। कोशिश है उनकी भी कि ऑनलाइन ही डॉक्यूमेंटेशन करा के हम भी आगे भविष्य में लोन अप्रूव्ड करेंगे। नहीं, ये अच्छा रहेगा क्योंकि आजकल नेट बैंकिंग, इंटरनेट और इससे बहुत फैसिलिटी बढ़ गई हैं, तो चीज़ें कम हो जाती हैं। अच्छा, मैं बीच में ये जानना रह गया कि ग्रामीण बैंक में जो आपने बताया था कार्ड वगैरह ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं, क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी नहीं है, अन्य जो अच्छा। भी फिजिकल लोन्स हाँ, हैं और अन्य जितनी भी सुविधाएं हैं, इंटरनेट बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग है, अच्छी सब है। एटीएम कार्ड है, सारी चीज़ें। जी। क्रेडिट कार्ड अभी नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और इंश्योरेंस शब्द ऐसा है कि इसमें लाइफ इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल, ये, वो, मेडिकल, पचासों चीज़ें होती हैं। जो शॉर्ट टर्म के होते हैं उनको तब साल के 2 साल के ठीक है आप चेक कर लेते हो। जैसे लाइफ इंश्योरेंस हो गया और बहुत सारे हैं जिनको रहता है ना कि 10-10 साल उसके बारे में तफसील से बताइए क्योंकि 10 साल तक तो कोई गारंटी नहीं कि मैनेजर कौन रहे, कंपनी रहे ना रहे, ये चीजें अप्लाई होती ही भी हैं या नहीं? बैंक से कोई भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट अगर आप लेंगे हुँ, तो वो कभी भी आपके साथ चीट नहीं होगी। जी। कभी भी कोई ये नहीं है कि आपने इंश्योरेंस कराया, अब मैनेजर साहब बदल गए हैं तो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी जो है कोलैप्स हो जाएगी, या कंपनी बदल जाएगी, ऐसा नहीं है। अच्छा। और इंश्योरेंस तो इतना ज़रूरी है। आप देखो, बाइक का इंश्योरेंस कराते हैं, हाँ, कार का इंश्योरेंस कराते हैं, आदमी खुद का इंश्योरेंस नहीं नहीं कराता। कराते। जबकि भगवान ना करे किसी के साथ कुछ अनफॉर्चुनेट होता है, होता है, तो सबसे पहले उसके सगे संबंधी किताब लेके बैंक में आते बैंक में हैं, आते हैं। और वो पूछते हैं कि देखना साहब इसका कोई इंश्योरेंस हाँ, तो नहीं है। और अगर आप उसी समय उस आदमी से कहोगे कि इसका तो नहीं है, तेरा भी नहीं है भाई, तू करा ले, तू करा ले, तो वो नहीं नहीं कराता। कर मतलब इसके प्रति लोगों को जागरूक होना चाहिए। और अभी तो बैंकों में सरकारी बैंक जितने भी हैं उनमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं। अच्छा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जो मात्र 20 रुपए में हुँ,
20 रुपए प्रीमियम कटेगा आपका 1 साल का, अच्छा। और आपको 2 लाख रुपए एक्सीडेंटल कवर करता है वो। अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है, हाँ, भगवान ना करे, हाँ, तो आपको 2 लाख रुपए आपके नॉमिनी को हाँ। मिलता है। एक है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जो 436 रुपए जिसका प्रीमियम है 1 साल का, ₹1.25 भी नहीं पड़ता हाँ, एक दिन बताओ। का। उसमें अगर नेचुरली भी कुछ प्रॉब्लम होती है। मिसहैपनिंग हाँ, होती है हाँ, हाँ। तो 2 लाख। अगर ये दोनों बीमे आपने करा रखे हैं और एक्सीडेंटल डेथ होती है तो 4 लाख रुपए मिलते। अच्छा, इसमें जैसे ये चीजें ये साल के लिए होता है, लाइफ टाइम होता है, कैसे होता है? ये 1 साल। 1 साल के लिए। जैसे ये आपका अमाउंट कटा साल में, तो 436 लगभग आप कितना अमाउंट मान के चलिए साल का? नहीं, 436 ही है। 436 मंथली का पूरे प्रोसेस? साल नहीं, मंथली अच्छा। नहीं है जी, महीने का नहीं है, अरे साल का ये है। तो बहुत अच्छा है, ये तो। और साल का 20 रुपए है, वो देखो ना आप, सुरक्षा बीमा योजना। अच्छा जी। साल का 20 रुपए है मात्र, 1 साल का 20 रुपए। अच्छा। अच्छा, जैसे मानो ये लाइफ इंश्योरेंस हुआ है कि आप लोग हम मतलब किसी ना किसी कंपनी के ही जरिए करते हो या फिर बैंक पर्सनल करता है? नहीं, बैंक पर्सनल नहीं करता। ठीक है, और वो बैंक के कंपनी। लिए ये थर्ड पार्टी प्रोडक्ट है, अच्छा। जो बैंक को इसका प्रीमियम मिलता है। हाँ, जैसे कोई एजेंट करता है, उसको ठीक उसका प्रीमियम मिलता है, तो बैंक एज ए एजेंट काम करता है किसी भी पॉलिसी के लिए, इंश्योरेंस पॉलिसी। है। सपोज करो कोई कंपनी 20 साल बाद नहीं रहती तो क्या? नहीं, ऐसा होता नहीं ना। ऐसी कंपनी के साथ ही वो समझौता नहीं करेगा डील्स नहीं कि जो करेगा जो। 20 साल बाद चली जाए, या 10 साल बाद चली जाए, या आज इंश्योरेंस कराया कल को चली जाए। सबसे अच्छी इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है? देखो, मुझे तो LIC लगती है। LIC। अच्छी, सबसे बेस्ट, पुरानी भी है। पुरानी LIC नामी ग्रामी है, सब जानते हैं उसे। तो इसका मतलब कोई भी इंश्योरेंस गलत नहीं होता है। नहीं, कोई इंश्योरेंस गलत नहीं होता, बस शर्तें, आपको नियम शर्तें पता होनी चाहिए। फिर आप ये ना हो कि अभी आपने उसका प्रीमियम जमा कर दिया इस साल का, अगले साल जमा नहीं किया तो ऑलरेडी ब्रेक हो जाएगी। ब्रेक हो जाएगी। जो ग्रामीण बैंक होते हैं और शहरी बैंक होते हैं, जब कोई भी सरकार चेंज होती है, तो इस सरकार चेंज होने पे किसी भी रूल्स रेगुलेशन पे या फिर कोई जो टर्म्स होते हैं, कोई चेंज आता है? देखो, मेजरली कोई फर्क ऐसा आता नहीं है। अच्छा। बैंक जो काम आज कर रहे हैं वही अगली सरकार में करेंगे, पिछली सरकार में किया। हम्म। लेकिन एक चेंज आता है नीतियों का। अच्छा। जैसे 2014 के बाद में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जनधन योजना शुरू की, हम्म। तो जनधन के खाते खोले गए। हम्म। वो वित्तीय समावेशन के अंतर्गत लोगों को बैंकिंग से जोड़ना, जिसके अच्छा। पास एक भी पैसा नहीं है उसको भी बैंक से जोड़ना। हम्म। उसमें फिर DBT का क्लॉज लगा दिया कि सिलेंडर की जो सब्सिडी है हम्म। वो डायरेक्ट खाते में आएगी, हम्म। या जो खाद हम खरीद रहे हैं, किसान लोग खाद खरीद रहे हैं, वो भी उसमें खाते में आएगी। तो उनका ध्येय था कि लोगों को बैंकिंग से जोड़ना, तो ये उनकी योजना थी। हम्म। बैंक उससे पहले भी जमा कर रहे थे, अच्छा। लोन दे रहे हम्म। थे, हम्म। हम्म। आज भी जमा कर रहे हैं, लोन दे रहे हैं। अब ये जो मैंने आपको अभी इंश्योरेंस पॉलिसियां बताई, ये प्रधानमंत्री जी की हैं। अच्छा। अच्छा। उससे पहले जो कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने अपने हिसाब से योजनाएं चलाई, जो भी चलाई हम्म। होंगी। हम्म। तो सरकार चेंज होने से सिस्टम पे मेजरली कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं होती हैं, बैंक वो लागू करता है अच्छा, बस। उसमें कंटिन्यू और डिसकंटिन्यू चीजें होती हैं, जैसे मानो कोई पॉलिसी पीछे थी तो वो डिस्कनेक्ट कर देते हैं या नहीं करते हैं, जो एक बार बन गई तो बन गई? ऐसी पॉलिसी को कभी डिस्कनेक्ट नहीं किया जाता जो ह्यूमन वेलफेयर से जुड़ी हुई हो। अच्छा। जो पॉलिसी भविष्य को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, उसका प्रीमियम आज जा रहा है और वो 60 साल के बाद मिलेगी, तो वो कभी डिसकंटिन्यू नहीं होती, चाहे सरकार कोई भी आए। मतलब नई ऐड हो सकती एक है। तरह से जैसे वो पॉलिसी डिसकंटिन्यू हो सकती है जो हमारी हर महीने आ रही है, हम्म। जैसे विकलांग पेंशन है, हम्म। वृद्धा पेंशन है, तो किसी सरकार को वो देनी है, किसी सरकार को नहीं देनी है। जो पैसा सरकार के खाते से आ रहा है वो कंटिन्यू और डिसकंटिन्यू हो सकता है। जो पैसा बैंक में जमा हो रहा है, बैंक को कस्टमर को देना है, वो कभी डिसकंटिन्यू। कभी डिस्कनेक्ट। सर, जैसा कि हमने सुना है कि ग्रामीण बैंकों का अमलगमीशन होने वाला है, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे आप? हाँ, इसके बारे में मैं बोलूंगा कि पहले जब ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी, हम्म।
तो वो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के हिसाब से बनाए गए थे। छोटे छोटे क्षेत्रों को उठा के एक ग्रामीण बैंक बना दिया। जैसे हमारे यहाँ गाजियाबाद क्षेत्र का हिंडन ग्रामीण बैंक था। अभी जहाँ मैं बदायूं में कार्यरत हूँ वहाँ किसान ग्रामीण बैंक बाद में आया। प्रथमा बैंक जो प्रथमा और फिर यहाँ पहले सर्व यूपी हो गया था ये, तो ये अमलगमेशन की प्रक्रिया शुरू होते होते और अब क्रियान्वयन इसका लगातार चल रहा है। और ये मैं जिस यूनियन से हूँ उस यूनियन की मांग थी बड़े लंबे समय से, और हमारी यूनियन की ये मांग है कि वन नेशन वन आरआर, हमारे पूरे देश में एक ग्रामीण बैंक होना चाहिए। अच्छा, जिसका अपना प्रबंधन हो, अपना मैनेजमेंट हो। और अगर ऐसा होता है तो हमारा जो ये ग्रामीण बैंक होगा, नेशनल रूरल बैंक ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक, ये एक बहुत बड़ा बैंक होगा, बल्कि तीसरे नंबर का बैंक होगा अच्छा। हमारे देश का। तो ये है अमलगमेशन। अभी जो अमलगमेशन है वो वन स्टेट वन आरआरबी की पॉलिसी भारत सरकार लाई है। अच्छा, एक स्टेट के लिए। हाँ, अभी जैसे उत्तर प्रदेश में 3 ग्रामीण बैंक हैं। आर्यावर्त बैंक है, बड़ौदा यूपी बैंक है, और एक हमारा प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक है। तीनों को मिला के एक बैंक करेंगे। और अभी तो प्रवर्तक बैंक को लेके हमने एक मुहिम चलाई थी कि हमारे स्टेट का प्रवर्तक बैंक पीएनबी ही रहे, पंजाब नेशनल बैंक रहे। अभी उसमें नोटिफिकेशन आना बकाया है। अच्छा, लेकिन संभावना ये है कि 1 अप्रैल से एक प्रदेश एक ग्रामीण बैंक के तहत कार्य होगा। जो ये एक प्रदेश एक ग्रामीण बैंक तक लाए, इसमें यूनियन का बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा, एक संगठन है अरेबिया। अच्छा, अच्छा, उसको दादा दिलीप मुखर्जी ने 1978 में शुरू किया था बंगीय ग्रामीण बैंक से। अच्छा। और उसी संगठन की ये लड़ाई है कि वन स्टेट वन आरआरबी हो, एक देश एक ग्रामीण बैंक। तो उसी के तहत अभी ये वन स्टेट वन आरआरबी है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ सर, एक चीज और कि आप जिस यूनियन में हैं, आरआरबीज, पूरी तो बातें आप बताएंगे, थोड़ा उस यूनियन के बारे में तो बताइए, वो तो हमारे हाथ से रही गई, उसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। मैं जैसा कि अभी बताया कि अरेबिया एक संगठन है जो इसको ही सुन के मेरे को थोड़ा याद आया। हाँ, जो ग्रामीण बैंकों में आदरणीय दादा दिलीप मुखर्जी ने शुरू किया था सन 1978। अच्छा, और जो लड़ाई शुरू की थी, पहले क्या था कि ग्रामीण बैंक वालों को स्टेट के बराबर तनख्वाह मिलती थी। उनके पे का कोई ढर्रा कोई ढांचा नहीं था। तो समानता की लड़ाई के लिए उन्होंने लड़ाई शुरू की, और उन्होंने एक ऐसी मशाल जलाई जो आज तक भी ग्रामीण बैंकों में लगातार उजाला कर रही है। एक सबसे बड़ी उपलब्धि रही एनआईटी अवार्ड। एनआईटी अवार्ड है जो हमें अलाउंसेस और पे हमारा जो प्रवर्तक बैंक है उसके समान दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी गई थी, और वो कोर्ट द्वारा लगभग 1990 के आसपास वो निर्णय आया था। तब से फिर वो लागू की गई। उसमें हमारी जो ये यूनियन है, ये यूनिट है अरेबिया, उसका एक बहुत बड़ा योगदान है। सर, आपका यूनियन में क्या पोस्ट है, और थोड़ा आपने यूनियन के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए, कैसे कैसा काम होता है, कौन कौन लोग हैं, और ये सब चीजें। देखो, यूनियन में वैसे तो मैं जब यहाँ गाजियाबाद, मेरी नौकरी की शुरुआत बुलंदशहर मेन ब्रांच से ही हुई थी। अच्छा, ये पीएनबी नहीं, तब ये सर्व यूपी ग्रामीण बैंक होता था। अच्छा, ग्रामीण बैंक। पीएनबी हमारा प्रवर्तक बैंक है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जो प्रायोजक बैंक है वो पीएनबी है, पंजाब नेशनल बैंक। तो तब यहाँ मैं बुलंदशहर मेन ब्रांच पे था, तभी एक मेरे मित्र हैं श्री शैलेंद्र शर्मा जी, वो यूनियन में एक्टिव। अच्छा, वो यूनियन की मीटिंग्स में मुझे ले जाते। तो उसके बाद चूंकि पिताजी की जो बैकग्राउंड है
वो थोड़ा राजनीतिक रही है। और वो भारतीय किसान यूनियन जब श्री महेंद्र सिंह टिकैत, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत चलाया करते थे, उनके समय से वो राजनीति में एक्टिव हैं। तो बोलने का जेनेटिक गुण आप कह सकते हो, इसमें मेरा कोई सहयोग नहीं है। भगवान ने मुझे उनके बेटे के रूप में पैदा किया, तो उनके गुण मेरे अंदर आ गए थोड़े बहुत। मन से बोलता था ऐसे ही। तो फिर बदायूं जाने के बाद में, बदायूं मेरा ट्रांसफर हो गया प्रमोशन के बाद। तो वहाँ भी लोगों ने मेरी गैर मौजूदगी में मुझे उपाध्यक्ष का पद दे दिया वहाँ, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष का। उसमें श्री मधुरेश सक्सेना हैं, श्वेतांग जी हैं, अंकित जी हैं। फिर वहाँ पे मुझे सेक्रेटरी बना दिया, क्षेत्रीय सचिव। जब मधुरेश जी वहाँ सेक्रेटरी थे, उन्होंने अभी हमारे यहाँ प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन है जो अरेबिया संगठन से है। मैं जॉइंट फोरम ऑफ पीएनबी स्पॉन्सर्ड आरआरबी यूनियंस का महासचिव, जो 9 ग्रामीण बैंक है। तो हमारे यहाँ जो प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के महासचिव हैं श्री मोहित चौधरी, बड़ा संघर्षशील आदमी है साहब। अच्छा जी। बड़े उन्होंने संघर्ष किए हैं, उनके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर लड़े हैं। ये पॉडकास्ट डेफिनेटली सर देखेंगे और उन तक हम पहुंचाएंगे। और ये सब है, पूरी टीम है। मोहित जी हैं, अनंत जी हैं जो लेटर लिखते हैं, असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी हैं। और केंद्रीय कार्यकारिणी में लंबी लिस्ट है। विवेक शर्मा जी हैं, उनको चाणक्य आप कह सकते हो। अच्छा, बहुत ही बढ़िया पॉलिसी मेकिंग आदमी। शानदार। चाणक्य कोई भी बात होती है, सलाह होती है, तो सब हम उनसे पूछते हैं। श्री सुनील बालियान साहब जी, वो आज की डेट में तो रिटायर्ड हैं। अच्छा। लेकिन उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है, और बड़े गंभीर आदमी हैं वो। और हमारी जितनी भी युवा टीम है, अगर कहीं लीगली फंसते हैं या कहीं पे कोई धरना लगाना होता है या कहीं पे कोई मीटिंग ऐसी आकस्मिक अरेंज करनी पड़ती है कि यहाँ पे हमें ये करना है, तो उसके लिए सबसे पहली सलाह श्री सुनील बालियान साहब की ली जाती है। उन्होंने बड़ा प्रभावित किया, बड़े गंभीर आदमी है और काफी कुछ उनसे सीखने को मिला है। आज भी वो हमारी प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के संरक्षक के रूप में हमें वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अच्छा, उनका बड़ा अहम योगदान है। तो मतलब उनका बहुत अच्छा योगदान रहा इस यूनियन के लिए। तो ये जो आरआरबीज आपकी यूनियन है, तो ये किस बेस पे ज्यादा काम करती है, आपके स्टाफ को या जितने स्टाफ वेलफेयर? खाली टोटल स्टाफ वेलफेयर, स्टाफ के लिए काम करती है जितने। अभी जैसे 12वां वेतन समझौता हुआ, तो वो अरेबिया की देन है। अच्छा, एट पार नेशनलाइज्ड बैंक के लागू होना, सारे अलाउंस एट पार। तो अभी 12वां वेतन समझौता हुआ हमारा। तो हमारे यहाँ जो वेतन समझौता होता है वो ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होता है ना स्टेट गवर्नमेंट के, उसके लिए अलग संस्था इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। अच्छा, वो और बैंक की यूनियंस मिलके एक टेबल पे समझौता होता है, वो लागू किया जाता है। अच्छा, कितना हमारा बेसिक इंक्रीज होगा, कितना डीए एक बेसिक पे लगेगा, किस हिसाब से अलाउंसेस मिलेंगे। तो हमारी यूनियन की इस बार की सबसे बड़ी जीत ये रही कि उसको हमने एट पार लागू करवाया। अच्छा, जो एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए बहुत ही जरूरी था। नहीं तो ये दोयम दर्जे का एक तरह से व्यवहार, जो काम पंजाब नेशनल बैंक वाले हमारे साथ ही कर रहे हैं, वही काम हम कर रहे हैं। तो उसी काम के लिए उन्हें ज्यादा पे, हमारे यहाँ पे कम पे। तो ये थोड़ा सा। तो आपकी यूनियन फिर तो ये तो बहुत अच्छा काम कर रही है, क्योंकि अगर ये नहीं, अभी भी मतलब हमारी यूनियन जैसे कोई चीज हमने हासिल कर ली तो फिर बैठते नहीं है, लगे रहते हैं उसमें, लगे रहते हैं। जैसे अभी हमारी लड़ाई प्रमोशन पॉलिसी के लिए जारी है कि प्रमोशन पॉलिसी एट पार प्रायोजक बैंक करो। पीएनबी की तरह, जैसे पीएनबी में जल्दी प्रमोशन हो जाते हैं 3 साल में। अच्छा, इवन 2 साल में भी। अच्छा जी। हमारे यहाँ जो प्रमोशन है वो 6 साल और 4 साल 5 साल ऐसे लंबा है, तो उसके लिए लड़ाई है। ये परक्यूसिट। हाँ, परक्यूसिट टैक्स अभी आया एक नया। हाँ, अब ये देखो, ये
एक नई चीज आई है, थोड़ा ये ना, परक्विजिट हाँ टैक्स। इसको बताओ थोड़ा डिटेल में, ये क्या होता है परक्विजिट? ये एक तरह से आप देसी भाषा में समझो हाँ ये। कि जो बैंक हमें सुविधाएं दे रहा है उन पे टैक्स। अच्छा। और जो ही बड़ा कष्टकारी है, मान लो हाउसिंग लोन आपने सुना होगा कि बैंक स्टाफ को कम इंटरेस्ट रेट पे कम। मिलता है, कार लोन कम इंटरेस्ट रेट पे मिलता है। हम्म, तो जो शायद ये एसबीआई से इन्होंने तुलना की है कि एसबीआई में जो हाउसिंग लोन है हाँ, का इंटरेस्ट रेट है, और जिस इंटरेस्ट रेट पे यहाँ पे वो हमें लोन दे रहे हैं, उस इंटरेस्ट रेट के बीच का जो डिफरेंस है उस पे हम टैक्स लगाएंगे। वो इंटरेस्ट, ये मान लो कि आपकी इनकम का पार्ट मान रहे हैं वो, मतलब जो अभी तक सुविधा थी, सुविधाओं पे टैक्स एक टैक्स तरह से कर आप दिया ये है। मान। ये तो इनकम नहीं हुई ना, ये तो भाई। अब भाई ये तो मान लो आपके यहाँ पे कोई काम कर रहा है, हाँ मान लो कैमरामैन काम कर रहा है, हाँ तो आपने कहा कि ये 200 रुपये तेरे ही इस बात के होंगे कि तुमने ये अच्छे से काम किया, या 200 रुपये इस बात के कि तुम समय से आ गए, समझ आगे। तो अब वो 200 रुपये उसकी इनकम में जुड़ जाएंगे। इनकम में जुड़ जाएंगे। अगर वो 20% के स्लैब में आ रहा है तो उस पे उसको 40 रुपये टैक्स देना टैक्स है। ये है देना। परक्विजिट टैक्स। तो ये तो परेशानी होगी और उल्टी। परेशानी बहुत बड़ी हमारे बैंक में इस महीने कटने वाला था। हाँ, तो संज्ञान लिया महासचिव जी ने, हमने उनसे निवेदन किया कि भैया बात करो अध्यक्ष महोदय से, हाँ, चेयरमैन साहब से। हाँ। तो अब इस महीने रुक गया, अब आगे देखते हैं क्या है। तो नहीं होगा तो फिर यूनियन इसको आगे बढ़ाएगी। हाँ, मैं आपके थोड़े लाइफस्टाइल के बारे में जानना चाहता हूँ। मेरा गांव शिवनगर ढूसरी है, ठीक है। जो शिकारपुर तहसील में पड़ता है। मैंने जो स्कूलिंग की वो प्राइमरी स्कूल से की, गांव में ही प्राथमिक विद्यालय। अच्छा अच्छा अच्छा। एक बोरी लेके जाते थे हाँ और तख्ती, हाँ। स्लेट। कौन से सन की बात है सर? ये मान लो आप 94-95 की। 94-95 की। क्या एज रही होगी तब? वही 5 साल का बैठता था तब, तो सीधे सीधे पहली क्लास थी। अच्छा, ये आज यूकेजी की तरह एलकेजी यूकेजी या? एनसी हाँ, हमारे, मतलब हम जिस स्कूल में पढ़े उसमें नहीं था। हम सीधा। पढ़े प्राइमरी में, हाँ। प्राथमिक विद्यालय में। पांचों क्लास को पढ़ाने के लिए एक टीचर था। अच्छा। हाँ, वो श्री राजेंद्र मास साहब थे उस समय पे। ये दौर मैंने वो भी देखा थोड़ा। वो पढ़ाते थे अपना, उसमें झोले में बोरी रखी, हम्म, बोरी को बिछा के बैठ जाते थे और तख्ती पे पढ़ाई की है हम्म, 5वीं तक। अच्छा 5वीं के बाद गांव में कोई स्कूल नहीं था, फिर पड़ोस में कुतुबपुर गांव पड़ता है, अच्छा। वहां से की। हम्म, फिर 8वीं के बाद उसमें क्लास नहीं थी, तो फिर पड़ोस में एक स्कूल है दरवेशपुर, हम्म। दरवेशपुर गांव में। दूसरे गांव में। हाँ जी। हम्म, तो 9वीं 10वीं वहां से की। हम्म, 11वीं 12वीं फिर सरस्वती विद्या मंदिर शिकारपुर से की। सूरज भान प्रसिद्ध है इस मामले। फिर बीटेक किया। हाँ, तो स्कूलिंग बड़ी देसी रही, और स्कूलिंग और जो कॉलेज था वो भी घर के नज़दीक ही था। खेती लगातार की है, अच्छा। और खेती का आज भी इतना शौक है कि गांव जाते हैं तो अपना कोई काम करने में कैसी शर्म नहीं है। गांव के तो धार काढ़ लेते हैं, हाँ, ट्रैक्टर चलाना, और गन्ने की छुलाई है, जो जो भी। भी किसान के मूलभूत काम हैं हाँ। वो सारे। अच्छा और तो ये चूंकि किसान की पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं, तो ये बहुत हेल्प करता है अपनी नौकरी को अच्छी तरह से करने में। करने में। क्योंकि कोई भी किसान जब आता है बैंक में तो ऐसा ही लगता है कि ये अपने परिवार का अपने परिवार सदस्य के है। साथ क्या बनना चाहते थे? बचपन से तो मेरा सपना इंजीनियर बनने का था। अच्छा, मतलब मैं जितने लोगों को देख रहा हूँ सबका फील्ड चेंज है। जी। तो नहीं, दूसरा फिर ये था कि बैंक मैनेजर का भी था। अच्छा 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 ऐसा अच्छा। नहीं है, ये भी सपनों में से ही एक था। हम्म। और सपने चूंकि बचपन में जब बच्चा होता है तो कई सारी क्या ये चीजें वो सारी करता चीजें? है, अलग अलग दिशाओं में। एक सपना मेरा ये भी था कि मैं आर्मी ज्वाइन करूं, अच्छा। क्योंकि उसकी वर्दी देख के जो जोश आता जोश है आता है। वो मतलब अंदर से ही आता है। हाँ। लेकिन उसमें एक सीपीओ का एग्जाम होता है ग्रेजुएशन के बाद, वो हम्म। मैंने दिया था, तो फिजिकल के समय मेरा हाई जंप में पैर क्रैक कर गया था। अच्छा, फ्रैक्चर हो उसकी गया। वजह से मैं उसमें नहीं जा पाया। तो फिर मैंने बैंकिंग में ट्राई किया। उससे पहले मैं एमटीएनएल में नौकरी करता था दिल्ली। हाँ। वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नौकरी अच्छा, थी नेटवर्किंग में। मतलब प्राइवेट।
प्राइवेट, बीटेक के बाद में जो होती है, मतलब बीटेक के बाद में वो मैं कर रहा था। तो वहाँ पे मुझे लगा उस समय पे उतना स्कोप नहीं है। तो फिर वहाँ पे 3 शिफ्ट में ड्यूटी होती थी। अच्छा अच्छा अच्छा। सुबह को 7 से 2, शाम को 2 से 10, और एक नाइट शिफ्ट होती थी रात को 8 से 8। 8 से 8, अरे बाप रे। तो मैंने अपने जो सुपरवाइजर थे, जो हेड थे हमारे डिपार्टमेंट के, मिस्टर धनंजय सर, उनसे मैंने निवेदन किया कि मेरी जो ड्यूटी है वो आप रात्रि में लगा दें। तो मैं वहीं पे नौकरी के साथ साथ जो काम अपनी जॉब में मुझे असाइन किया गया था, जो काम मुझे दिया गया था, उस काम के साथ साथ फिर मैं स्टडी करता था। वहीं पे तो रात को भी समय मिल जाता था पढ़ाई करने का, और दिन में। तो ये लगभग मैंने कोचिंग कभी कहीं से नहीं ली। अच्छा अच्छा अच्छा, सेल्फ स्टडी की है, स्वयं पढ़ाई की बहुत है। अच्छी बात है। तो उसके बाद में फिर बैंक में, ऐसा नहीं है कि बैंक में भी एक बार में सिलेक्शन हो गया था, कई बार असफलता हाथ लगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो युवा साथी हैं हमारे, जो नए बच्चे हैं, उनको मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि आप सफलता के लिए लगातार प्रयासरत रहें। भाई प्रयास के लिए अगर आप प्रयासरत रहोगे तो कम से कम एक हमारे पास में पॉजिटिव पॉइंट ये रहता है कि उसकी संभावना बनी रहती है सफल होने की। और जब हम प्रयास करना छोड़ देंगे तो फिर तो हम असफल हैं, असफल हैं। तो तीसरे या चौथे अटेम्प्ट में, मतलब बैंक में एक साथ फॉर्म निकलते हैं। अच्छा 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 अच्छा। जैसे आरआरबी ऑफिसर का निकल गया, जो नेशनलाइज्ड बैंक हैं जिनमें से एक पीएनबी है, उसका फॉर्म निकल गया कंबाइंड आईबीपीएस के थ्रू। एसबीआई अपना अलग निकालता था। तो तीनों के ऑफिसर्स के एग्जाम भर दिए। फिर तो लगभग तीसरी बार में ये क्लियर तब जाके यहाँ पे सफलता मिली थी। तो सर जैसे कि अभी आपने बताया पिताजी एज ए टीचर गुरु रहे आपके, और आपने बहुत ज्यादा स्ट्रगल देखा, तो कोई ऐसा है फैमिली मेंबर में जिसका सपोर्ट बहुत ज्यादा रहा हो? माता पिता का बहुत, मतलब मम्मी का तो इतना ज्यादा सहयोग रहा है, और मैं तो पिताजी को बल्कि गुरु भी मानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। जो मंच से भाषण देना है, आज भी वो त्रुटियां ठीक करते हैं, सुधारते हैं। हाँ, वीडियो देखते हैं तो कहते हैं कि भाई तुझे यहाँ ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, तुझे ऐसे बोलना चाहिए था। तो ये जो आप ये बड़े नसीब से ऐसे माता पिता मिलते हैं। मेरे पिताजी को लगभग पूरा क्षेत्र जानता है। हाँ, पॉलिटिकली एक्टिव रहते हैं। मैंने भी उनके बारे में थोड़ा सुना, देखा भी है। हाँ, सोशल मीडिया पर मैं देखता और जितने लोग पिताजी को जानते हैं उसका 80% लोग माताजी को जरूर जानते थे उनके व्यवहार से। क्योंकि कोई भी घर पे आ गया तो बिना चाय पानी खाना खाए कभी उन्होंने जाने नहीं दी। मेरे मामा का जो परिवार है उनका बहुत सपोर्ट रहा। इवन ग्रेजुएशन मैंने उन्हीं के घर पे रह के किया। अच्छा। और इतना ज्यादा सपोर्ट था कि बुलेट से कॉलेज भेजते थे। अच्छा जी। हाँ, और उनका बहुत ज्यादा जी बहुत ज्यादा सहयोग रहा। अरे मामाओं का परिवार में बहुत ज्यादा सहयोग रहा उनका। तो सर जैसे कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और इंटरनेट का जमाना है, तो लोकल में गांव में जो बैंक होते हैं तो उसमें इंटरनेट बैंकिंग काम कर रही है और बढ़ोतरी है इस चीज को लेके, या कितनी है, थोड़ा इसके बारे में बताएं। इंटरनेट बैंकिंग धड़ल्ले से काम कर रही है। अच्छा, पूरा है। और गांव में अब इतना शिक्षित, तो जो नई जनरेशन है इतने शिक्षित तो हो ही गए जो सिग्नेचर कर सके। तो जो सिग्नेचर करता है उसको हम डेबिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग बड़ी आसानी से दे सकते हैं। और मोबाइल चलाते चलाते, शिक्षित का तो छोड़ दो, आप अगर बच्चे के हाथ में फोन दे दो तो बच्चा धुआंधार मोबाइल चलाता है। तो उनको सबको हम इंटरनेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग दे रहे हैं और वो चला रहे हैं जी। ऐसी कोई अब ऐसा मान्यता नहीं रह गई है कि शहर के लड़के ही, हाँ वहां पे शहर में आप ये कह सकते हो कि जो 40 एंड एबव लोग हैं वो भी चला रहे हैं। लेकिन गांव में अभी ऐसा नहीं है, ऐसे बहुत कम लोग हैं। लेकिन जो जितने युवा हैं वो तो सब यूज कर रहे हैं, चला रहे हैं। तो इंटरनेट बैंकिंग का टोटल मतलब उपयोग चल रहा है। सर क्या इंटरनेट बैंकिंग जो है हमारी, जो मोबाइल से जुड़े हुए हैं, वो पूरी तरह सुरक्षित है? पूर्णतया सुरक्षित है। कोई भी वो सुरक्षित तब तक है जब तक आप अन्य किसी व्यक्ति को अपना यूजर पासवर्ड नहीं देते, अपना ओटीपी नहीं देते।
मतलब पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता हाँ। है। जब तक आपकी सहमति नहीं होगी, दूसरा उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। बैंक की तरफ से 100% सिक्योर है। जो ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं, उससे बचने के लिए क्या-क्या नए नियम बनाए हैं या क्या फैसिलिटी दी है या इस पे क्या काम कर रहे हैं? फ्रॉड से बचने के लिए सबसे पहली बात तो यह है कि हम सतर्कता का एक मैसेज सभी ग्राहकों को भेजते हैं कि आप जो भी किसी को ओटीपी ना दें, किसी को एटीएम नंबर ना दें, किसी को एटीएम पिन ना दें। तो सबसे बड़ा तो जागरूकता का माध्यम यही है। दूसरी चीज ये है कि आपको तब तक कोई फ्रॉड नहीं कर सकता, तब तक कोई चीट नहीं कर सकता, जब तक आप अपनी गोपनीयता को उसे नहीं बताते। उजागर नहीं करोगे। गोपनीयता में वही आती हैं सारी चीजें। आप अपना ओटीपी। एटीएम नंबर, ओटीपी, हम्म, उसका पिन हम्म, और इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड, मोबाइल बैंकिंग का पासवर्ड जब तक नहीं बताते। हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो नकारात्मकता है वो है लालच। हाँ। हमारे यहाँ का आदमी लालच में बहुत जल्दी फंसता है, लालच में बहुत जल्दी आ जाता है। वो फोन करेगा कि तुम्हारी 5 लाख की लॉटरी लगी है, 5,000 इसमें डालो, तो वो तुरंत एकदम। हालांकि अब लोग सतर्क हो गए सतर्क हो हैं, गए। लेकिन अब भी नए नए तरीके से कर रहे हैं। किसी को फोन करेंगे कि ये तुम्हारा सगा संबंधी है, ये यहाँ पे बीमार है, ये है वो है, आवाज बदल बदल के बहुत ये तरीके के फ्रॉड है। लेकिन आदमी को इन सब पे भरोसा न करते हुए कोई भी चीज उनके साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। यही सबसे बड़ा मूल मंत्र है फ्रॉड से बचने के जी। लिए। अच्छा, अभी एक लेटेस्ट चीज चली है, एआई। एआई कहीं इंक्लूड है? एआई आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी बैंक में नहीं है। किसी भी तरीका से जुड़ी नहीं है। जैसे कि ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं, इनमें एक मोस्टली कॉमन तरीका आपको पता है कुछ? कॉमन तरीका है लिंक पे क्लिक कराने वाला। वो लिंक भेजेंगे, आप उस पर अगर क्लिक कर देते हो तो आपकी इंफॉर्मेशन वहां पे शिफ्ट हो जाती ये सबसे ज्यादा ये किसी तरह से ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है, आपके पैसे चले जाते हैं या कट जाते हैं, तो इस पे बैंक कितनी जल्दी एक्शन लेती है या इसका कोई समाधान है या नहीं है? है। अगर वो गलत अमाउंट बैंक द्वारा ट्रांसफर किया गया है तो पूर्णतः जिम्मेदारी बैंक की है, ठीक वो है। पैसा आपको वापस मिलेगा। अगर वो आपकी सहमति से कहीं ट्रांसफर हुआ तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो पैसा आपको वापस मिलेगा। तो सर, इंटरनेट बैंकिंग में पासवर्ड और यूजर नेम सेफ रखने के लिए कुछ टिप्स हैं? ये तो आप खुद से ही उसको गोपनीयता बना के रखें। आप अपने पास ऐसी जगह सुरक्षित रखें किसी दूसरे को पता ना चले, ये तो मतलब दूसरे को ना बताएं, कॉमन चीज है। जी। इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करने के लिए किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? फिर से वही बात है, आप उसको किसी और को ना दें, अपने आप सेम। ही गोपनीय रखें। जी जी जी। अच्छा आंसर है, स्मार्ट। क्या सभी ग्राहकों के लिए इंटरनेट बैंकिंग फ्री है या कोई चार्जेस लिया जाता है इस चीज का? इसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो एप्लीकेशन देगा कस्टमर, हम्म। बल्कि हम तो अपनी तरफ से भी इस चीज को प्रचारित करके उनसे एप्लीकेशन लेते हैं और इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग प्रोवाइड कराते जी जी। अगर किसी ग्राहक को इंटरनेट बैंकिंग समस्या आती है या कुछ प्रॉब्लम होती है, तो इसका समाधान बैंक की तरफ से है या कोई अलग टीम है या क्या है, बता हैं। सकते अलग हैं? कोई काउंटर नहीं है, बैंक का स्टाफ ही इसका समाधान करा देता बैंक में मतलब ये लोग रहते हैं इस चीज के लिए? है जी। सर, कोई आप जो आपका ग्रामीण बैंक है, इसकी कोई विशेष खासियत? इसकी एक बहुत सबसे बड़ी खासियत है, छोटे शब्दों में, जी। कि हम ये कहने की स्थिति में हैं कि हम सबसे ज्यादा ब्याज पे डिपॉजिट लेते हैं। मतलब अच्छा। आपका अगर डिपॉजिट हम प्राप्त करेंगे तो उस पर अगर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो अन्य सभी बैंकों से हम, हमारे यहाँ पे ज्यादा इंटरेस्ट है। ज्यादा पे करते हैं। और हम अगर आपको कोई लोन दे रहे हैं तो अन्य बैंकों की अपेक्षा सबसे कम ब्याज दर पे हम आपको लोन प्रोवाइड लोन कराते प्रोवाइड। हैं। तो ये हमारे बैंक की सबसे बड़ी खासियत ग्रामीण बैंक की। जी, जी हमारे प्रथमा यूपी जी ग्रामीण जी बैंक। जी। अच्छा, एक चीज और बताइए, जो कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ अच्छा रहता है, आप अपना काम कर रहे हैं और अननेसेसरी कुछ कस्टमर ऐसे जाते रहते हैं कि या तो वो अपनी चौड़ दिखाते हैं, कभी तुम हमें जानते नहीं हो, ये अननेसेसरी बात है, या फिर एक बिल्कुल भोला भाला कस्टमर कि जिसको कोई आइडिया नहीं है, तो उनको आप कैसे टैकल करते हैं? देखो, मेरी शाखा पे चाहे इतना बड़ा कोई बच्चा आ जाए, हम्म। चाहे कोई बड़ा बूढ़ा आ जाए, हम्म।
चाहे कोई बहुत पढ़ा लिखा आ जाए, चाहे बिल्कुल अंगूठा टेक आ जाए, हम्म, सबके लिए सामान्य व्यवहार। जी, पूरे स्टाफ को बोला, अच्छा, जो चौड़ वाला आएगा उसको भी वही बातें बताई बताई जाएंगी, जाएंगी, और जो पढ़ा लिखा आएगा उसको भी वही बातें बताई जाएंगी, जो भोला भाला आएगा उसको भी वही बातें बिल्कुल, बताई जाएंगी। क्योंकि जो भोला भाला है उससे तो हम इमोशनली ऐसे ही कनेक्ट हो जाते हैं। बिल्कुल, उसमें आपका एक फायदा ये और होता है कि आपने मान लो आप आए, हम्म, आप भोले भाले हो, हम्म, आपने कोई बात पूछी, मैंने वो बात बताई आपको, हाँ, कल को आप किसी पढ़े लिखे अच्छे इंसान को लेके आ गए, हाँ, पढ़े लिखे आदमी को लेके आ गए, हम्म, तो अगर मैंने आपको सारी चीजें सही बताई हैं तो मैं उससे कहूंगा कि जो इन्होंने आपको बताया वो ही ठीक है, वही थी, बस खत्म। और अच्छे से बात हो जाती है, और कोई कोई कस्टमर तो ऐसा आता है कि ना तो क्लर्क की सुनेगा ना ऑफिसर की सुनेगा, और फिर हमें बुलाना पड़ता है, उसे बुलाना समझाना पड़ता पड़ता है। है, अच्छा, 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 और जो फिर एक तरह से जिस भाषा में समझता है योगी जी की तरह उसे उस भाषा में समझाते हैं। तो कभी ऐसा आपके कार्यकाल में हुआ है कि भाई बात Sorry। पुलिस तक पहुंच गई हो, या कोई ऐसा नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, मतलब सॉर्ट आउट? कोई भी इंसिडेंट ऐसा नहीं हुआ, अच्छा, और भगवान के आशीर्वाद से आज तक कभी किसी कस्टमर के साथ ऐसी भी नौबत नहीं आई कि वो हमारे केबिन से नाराज होकर उठा हो। नाराज होकर गया हो, तो सारे कस्टमर बड़े खुश रहते हैं। और इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आप जब क्षेत्र में जाते हो पुराने वाले में, जहाँ आप पुरानी शाखा पे रहे हो, अगर आपका बिहेवियर अच्छा है, आपने लोगों को अच्छी तरीके से काम करके दिया है, तो लोग वहाँ पे आपको अच्छे बन के ही याद, अच्छा बना के ही याद रखते हैं। याद है। कभी भी जाओगे तो आपको सुनने को मिलेगा कि यार हाँ, हम तो साहब आपको याद। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और है मेरा। सरकारी महकमा इस चीज के लिए बदनाम है, और बहुत बदनाम है, और वो किया हुआ तो नहीं है, चीजें हैं तो ही ये है। एक शब्द है अंडर द टेबल, तो ये ऐसा होता है, समझ रहे ना आप मेरा? हाँ, मैं कि समझ रहा हूँ। हाँ, जैसा रिश्वत बोलते हैं, मैं साफ साफ बोल देता हूँ। तो कई बार ये मैं आपसे शुरू करता हूँ, लोग ऑफर करते हैं इस चीज को लेकर अपना काम निकलवाने के लिए, या फिर चीज मनवाने के लिए। आप एक तो चीज ये समझो कि कोई भी व्यक्ति किसी भी विभाग में अगर ब्राइब का ऑफर दे रहा है, घूस का अगर ऑफर दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसका वो काम गलत है। गलत है। और हमारे यहाँ, हमारे बैंक में ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई ऑफिसर है जो इस काम को करता है। कोई ऑफिसर ऐसा नहीं है जो इस काम को करता है। उसके नाम पे अगर कोई थर्ड पर्सन है वो इस काम को कर सकता है, लेकिन ऑफिसर कोई इस काम को नहीं करता। आप लोन लेने आए, आप मुझे ब्राइब देना चाह रहे हो, आप घूस देना चाह रहे हो, इसका मतलब है या तो आपके डॉक्यूमेंट में कमी है, या आपके करेक्टर में कमी है, या आपके मन में भविष्य के लिए बेईमानी है। सीधी सीधी बात है। हमारे यहाँ पे जिस कस्टमर के उस लोन से संबंधित कागजात पूरे हैं, पूरी फॉर्मेलिटी, पूरी औपचारिकताएं वो अगर करवाता है, तो ना तो उसको परेशान किया जाता, ना ऐसा है उसको घुमाया जाता, ना उसे किसी तरह के ऐसे अनफेयर की मांग की जाती है। स्ट्रिक्टली चीजें कर देते हैं बहुत इजीली। और मैं जहाँ पे अभी हूँ, हमारा बैंक मोस्टली 90-95% ग्रामीण क्षेत्रों में है, तो किसान है, सीधा केसीसी कराता है वो। और केसीसी में क्या, वही जमीन के कागज, आदमी के कागज, मतलब पूरे रियल डॉक्यूमेंट्स, लो करो काम खत्म। कितना कार्यकाल होगा आपको ये काम करते करते? मेरी जो ज्वाइनिंग है बैंक में वो 30 मार्च 2017 की है। 17 की है, तो यानी 7 ऑलमोस्ट 8 साल हो 8 जाएंगे साल अभी होने मार्च का। इस बीच 2025 में में। कोई ऐसा केस आया कि किसी ऑफिसर ने रिश्वत ली हो, या कोई ऐसा केस, या थर्ड पर्सन ने इल्जाम लगाया हो, या आप पे और कोई बात ऐसी निकल के आई हो? पर्सनली मेरे साथ नहीं हुई, पर वैसे हुई है? बैंक में हुई है। अच्छा, अच्छा, तो सच्चाई पता लगने पे चीजें, देखो ये एक बहुत ही घिनौनी हरकत है अगर कोई ऐसा करता है। मतलब और जेनमनी उसको हुई है, आप इसको बोल सकते हैं? जेन्युइननेस का तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि डायरेक्टली कोई इन्वॉल्व नहीं पाया गया। जो हमारे यहाँ बैंक में केस हुए, डायरेक्ट कोई इन्वॉल्व नहीं पाया गया, उसकी जेन्युइननेस की तो कोई गारंटी नहीं है। लेकिन फिर भी
अगर ऐसा कुछ होता, थर्ड पर्सन भी लेता, वो भी गलती कर रहा, अगर मैनेजर के नाम पे या ऑफिसर के नाम पे पैसे ले तो रहा। इसका मतलब अभी सिस्टम में सुधार है काफी इस चीज को लेकर। बहुत ज़्यादा सुधार है। और एक तीसरी आंख तो मोबाइल फ़ोन है, हाँ, और सीसीटीवी सीसीटीवी और ये है, बहुत सारी चीज, क्योंकि पहले बहुत नहीं सारी होती चीज़ें। थी। और अभी जो मतलब जितने लोग आ रहे हैं वो इसको ब्राइब को प्रीफर नहीं करते नहीं हैं। करते हैं। और पुराने भी ऐसा नहीं है कि पुराने भी ब्राइब लेके ही काम करते थे, ऐसा नहीं है। हाँ, पुराने समय पे एक चीज़ अवश्य हो सकती थी कि ये माना जाता था कि आज जाओगे तो आज बैंक में खाता नहीं खुलेगा, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। आप जाओगे तो हाथों हाथ आपका खाता खोल के पासबुक आपको दी जाती है। जी, तो दुष्यंत सर, लगभग हमारे सब क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं और बहुत ही अच्छा लगा आपने हमें समय निकाला थोड़ा हमारे लिए। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। जी, शुक्रिया सर। तो हमारे पॉडकास्ट के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? बड़ा अच्छा ये आपने पॉडकास्ट चैनल शुरू किया है जी, और मेरे जैसे आदमी के लिए तो ये बड़ा ही अच्छा है। मैं इतने दिन से बेमतलब ही लेट कर रहा था जी, जी, जी। कि अपनी चीज़ों को बोलना, और बोलने का मुझे शौक़ भी है। हाँ, तो अपनी एकदम से बचपन से लेके अब तक की यादें आपने ताज़ा करवा दी। जी, तो इसलिए भी मुझे बड़ा स्पेशल फील हुआ, बहुत अच्छा लगा। आपका बार बार धन्यवाद। अरे शुक्रिया सर। ये तो मैं चाहूँगा कि देखो, आप हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपनी कहानी कह सकते हैं आपको जीवन भर की, जो अब तक की हुई हैं। तो मैं तो चाहूँगा कि हमारा पॉडकास्ट चैनल ऐसे ही आप लोगों की मेहनत, कामयाबी, स्ट्रगल सब लोगों तक पहुँचाएं। तो दिल से शुक्रिया सर। तो गाइज़, आज के जो हमारे गेस्ट थे दुष्यंत सर, तो आज का पॉडकास्ट यहीं ख़त्म करते हैं। टिल देन गुड नाइट नहीं बोलूँगा क्योंकि दिन में शूट कर रहे हैं। थैंक यू।